नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। दिल्ली नगर निगम चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी इस चुनाव में जीत के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। और इस बीच गुजरात चुनाव प्रचार से लौटते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को एमसीडी चुनाव प्रचार के लिए घर घर जाकर प्रचार करने में जुट गए और चाय पर चर्चा कैंपेन की शुरुआत की। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कुमार चौक पर लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आए। सीएम अरविंद केजरीवाल की जो वीडियो सामने आई है उसमें वो उनके हाथ में चाय का कुल्हड़ लेकर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। चारों ओर से लोगों से घिरे केजरीवाल ने मौके पर आम जनता से बातचीत भी की और उनकी समस्याओं को भी सुना। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा घोषित तारीखों के अनुसार एमसीडी चुनाव के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा। एक ही चरण में ये मतदान होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ दिल्ली से मेरे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, बात कर ले एमसीडी चुनाव को लेकर। तो एमसीडी चुनाव को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल प्रचार प्रसार किया है, वो लोगों के बीच गए, उनकी समस्याओं को सुना। एक बार पूरी जानकारी यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी की बात करें या भाजपा की बात करें तो दोनों ही निगम चुनाव के लिए लगातार जोर नजर आ रही है और चुनाव प्रचार का अब कहते हैं आखिरी दौर चल रहा है। यानी सीधे सीधे कहें तो कुछ ही दिनों के अंदर की चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो जाएगा। दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर घमासान जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। मगर इसी कड़ी के अंदर बात करें अरविंद केजरीवाल की तो अरविंद केजरीवाल अभी तक गुजरात चुनाव के अंदर व्यस्त थे, मगर अब गुजरात चुनाव से वो फ्री होकर दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर आते ही सुबह सुबह उन्होंने चाय की चुस्की के साथ साथ कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। यहाँ पर बात करें चाय पर चर्चा के लेकर कैंपेनिंग भी शुरू की गई है और सुबह सुबह आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है या फिर कहें बड़े नेता है वो लोगों के इलाके में जा रहे हैं और लगातार उनके साथ में चाय पी रहे हैं। और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने अभी तक दिल्ली के अंदर गंदगी कर रखी है, कूड़े के ढेर बना रखे हैं, भ्रष्टाचार कर रखा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल की बात करें तो कल भी यही चीज देखने को मिली। अरविंद केजरीवाल कुमार चौक पर वो पहुंचे और वहां पर लोगों के बीच में चाय पीते हुए नजर आए और कुल्हड़ के अंदर चाय पी रहे थे और साथ में कहीं ना कहीं उनके जो सवाल थे जनता के वो भी उनके जवाब देते हुए नजर आए। मगर यहां तक ये भी जरूर कहा कि अगर 15 साल तक भाजपा निगम के अंदर रही है और लगातार गंदगी जो है वो लगातार पूरी दिल्ली की हर गलियों के अंदर हर छोटे इलाके के अंदर देखने को मिल रही है, कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, उनको खत्म करने के लिए भाजपा की तरफ से कोई भी वैसा बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं राजनीति जो बिल्कुल चरम पर आ चुकी है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जनता के बीच में पहुंचकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अपनी जो सीट की दावेदारी है वो आम आदमी पार्टी जो है वो पक्का करती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात जनता की कर ली जाए तो इस बार जनता किन मुद्दों पर जो है वोट करेगी? क्योंकि इस बार जनता को देखा गया है, जनता में काफी रोष दिखाई दिया, चाहे वो कूड़े के ढेरों को लेकर हो, चाहे जो आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हो, चाहे जलभराव की समस्या हो। ये तमाम मुद्दे थे जिनसे जनता इस बार कहीं ना कहीं परेशान होती हुई नजर आए। तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर जनता इस बार वोट करने जाएगी? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता की तो जनता जो किस तरीके के मुद्दों पर ध्यान देगी और किस तरीके के मुद्दों पर ध्यान नहीं देगी। और दूसरा यहाँ पर जो चुनावी वादे किए जा रहे हैं, बेशक 10 गारंटियां जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से दी गई है, भाजपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि खोखले प्रचार नहीं है, वादे कर रहे हैं और वो वादे जो है वो पूरे करेंगे। मगर 15 साल तक भाजपा निगम के अंदर रही है, मगर उन वादों की सच्चाई जो है वो जनता जान चुकी है कि 15 साल तक निगम के अंदर रहने के बाद भी कहीं ना कहीं जो कूड़े के ढेर है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आवारा पशुओं की बात करें तो लगातार निगम की तरफ से उनको पकड़ने का जो काम करना चाहिए या फिर आवारा पशुओं का इलाज करना चाहिए वो नहीं देखने को मिलता। आवारा पशु जो है कूड़े के अंदर कहते हैं अपना खाना तलाशते हुए नजर आते हैं जी, कई बार उनकी मौत भी हो जाती है इसी कूड़े की वजह से। तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं निगम की तरफ से एक बड़े कदम होने चाहिए, मगर भाजपा की तरफ से अभी तक इस पशुओं को लेकर कोई भी ऐसा बड़ा कदम जो है वो जनता की नजर में नहीं आया। दूसरा यहाँ पर जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ों को लगातार कैसे भाजपा के द्वारा बढ़ाया गया है और
भाजपा अब लास्ट मूवमेंट पर आकर कह रही है कि उनको कूड़े के ढेरों को कम कर दिया गया है, और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि कूड़े के ढेरों को खत्म किया जाएगा। तो भाजपा ने अभी तक क्यों नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर जनता भी इसी सवाल को पूछ रही है कि अभी तक जो लगातार घर से बाहर निकलते ही गंदगी देखने को मिलती है, कूड़े के ढेर मिलते हैं, और लगातार कई बार उन कूड़े की ढेरों की वजह से कई बार लोग गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है। तो इस तरीके की जो जनता की जो सवाल है वो लगातार किए जा रहे हैं, और मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इसको सवालों को कई बार उठाया भी गया। मगर भाजपा की बात करें या फिर कहें दिल्ली सरकार की बात करें, वहां तक अभी तक कोई आवाज पहुंचती हुई नजर नहीं आती है। मगर यहाँ पर बात करें, अब चुनावी समय चल रहा है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर कहा जा रहा है कि उन्होंने काम नहीं करा है। भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार को गिरने की कोशिश करती है, कहते दिल्ली सरकार ने कोई काम नहीं किया। मगर यहाँ पर कमियां दोनों के अंदर है, मगर दोनों ही अपनी अपनी कमियों को दूर करे तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो इनको पसंद करती हुई नजर आएगी। मगर यहाँ पर सीधी सीधी एमसीडी की टक्कर बताएं, यानी कि निगम चुनाव की जो टक्कर है वो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। कांग्रेस बेशक अपने आप को कोशिश करने की जनता के बीच में पहुंचने की कोशिश कर रही है लगातार, और कुछ इलाकों के अंदर जो कह सकते हैं कांग्रेस के जो गढ़ है उसके अंदर भी कोशिश की जा रही है। मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अभी भी एमसीडी चुनाव के अंदर काफी पीछे देखी जा रही है। मैं जनता की बात करें तो जनता कहीं ना कहीं भाजपा और आम आदमी पार्टी में से ही कहीं ना कहीं किसी को चुनकर बिठाएगी। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की और भाजपा की, दोनों की कहीं ना कहीं बराबर की टक्कर है, तो इससे कहीं ना कहीं उम्मीद यही जगती नजर आ रही है कि दोनों को बराबर के निगम पार्षद मिलते हुए नजर आएंगे। जी राजीव, वहीं बात कांग्रेस की कर ली जाए तो कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर चल रही है इस एमसीडी चुनाव में? देखिए, कांग्रेस की बात करें तो कल भी हमने सदर बाजार वार्ड के निगम पार्षद जो उम्मीदवार है कांग्रेस की मीनाक्षी जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करी, तो उन्होंने भी यही कहा कि आम आदमी पार्टी ने बेशक दावे किए हो, यहाँ तक कि भाजपा ने भी बड़े दावे किए हैं, मगर सच्चाई जो है वो इन छोटे इलाकों के अंदर देखने को मिलती है। क्योंकि गलियां जो है वो टूटी हुई है, सड़कें जो है वो टूटे हुए हैं, सीवर लाइन जो है वो ब्लॉक पड़ी हुई है, जिसकी वजह से गंदगी का जो पानी होता है वो बाहर लोगों के घरों के अंदर आता है या फिर क्या है सड़कों पर देखने को मिलता है। इस तरीके की परेशानियां जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी जो है इन्हीं मुद्दों को लेकर दोनों को ही घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जो है वो निगम के अंदर लगभग 15 साल रही है, तो उनकी तरफ से कार्य नहीं किए गए हैं। दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने जिस तरीके से कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर उन्होंने विकास किया है, मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं और यहाँ तक कि स्कूलों को बेहतर किया गया है। यहाँ तक कि यही सवाल जो है वो कांग्रेस की तरफ से ही पूछा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर स्कूल कितने खोले गए, पुराने स्कूलों की जगह पर नई बिल्डिंग बना दी गई और उसको कह दिया गया कि नए स्कूल खोले गए। ये सवाल जरूर कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। मगर यहाँ पर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो अभियान की यात्रा है, यानी कि राहुल गांधी के द्वारा, उसके अंदर भी काफी हद तक कांग्रेस जो है वो अपने आप को मजबूत मानती हुई नजर आ रही है, और यही चीज उम्मीदवार भी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो दोबारा से मजबूत हो रही है। मगर ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा, या फिर कहे 7 तारीख के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि 4 तारीख को वोटिंग होगी और 7 तारीख को इसका आंसर आएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और कौन निगम के अंदर बैठता हुआ नजर आएगा। जी जिस तरीके से राजीव बात कर ली जाए सीएम अरविंद केजरीवाल की, तो गुजरात के चुनाव प्रचार से जिस तरीके से उन्होंने गुजरात के चुनाव प्रचार समाप्त किए तो सीधे दिल्ली का रुख किया और दिल्ली में आए चाय पर चर्चा कैंपेन की शुरुआत उन्होंने की। तो कितना जनसमर्थन इस दौरान जो है देखा गया? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें अरविंद केजरीवाल की, बेशक वो गुजरात चुनाव में व्यस्त थे और गुजरात चुनाव के बाद में जैसे ही खत्म हुए हैं तो वो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, और दिल्ली के अंदर आते ही सुबह सुबह उन्होंने कुमार चौक की बात करें तो वहां पर पहुंच के जनता के बीच में चाय के साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल भी जानकारी ली कि किस तरीके की परेशानियां हैं, अगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी आती है तो उनको पहले कार्य क्या करने होंगे। और जो जगह जगह कल यही चीज देखने को मिली थी, हमने सुशील गुप्ता से भी बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने जवाब नहीं दिया कैमरे पे, मगर यही जरूर कहा कि जो जितनी भी गंदगियां हैं या फिर कहे इलाकों छोटे इलाकों के अंदर सफाई नहीं होती है उनकी जगह पर सफाई की जाएगी। इस तरीके के वादे जरूर किए जा रहे हैं। मगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने भी साफ वादे हैं, जिस तरीके से 10 गारंटी दी गई है कि पहले आते ही वो कूड़े के ढेरों को खत्म करेंगे, दूसरा यहाँ पर जो गंदगी है उसको खत्म किया जाएगा, जगह जगह पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, और झुग्गी झोपड़ी इलाकों की बात करें जो छोटे जो बिल्कुल इलाके हैं उनके अंदर तो गंदगी का पानी जो है, जो सीवर लाइन का जो पानी है वो उनके घरों के अंदर देखने को मिल रहा है। कई बार उन गंदगी के पानी की वजह से कीड़े जो है वो उनके घरों में भी घुस जाते हैं, ये भी सबसे बड़ी परेशानी है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से बिल्कुल कोशिश की जा रही है, और आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर अरविंद केजरीवाल की बात करें, वो जिस तरीके से चाय की कैंपेनिंग शुरू की गई है और उसके अंदर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी लोगों से ज्यादा जुड़ सके और लोगों की ज्यादा से ज्यादा जो समस्याएं उनको दूर करने के लिए तरीका किस तरीके से होगा और किस तरीके से वो निगम के चुनाव के जीतने के बाद में वो किस तरीके से काम करेंगे, ये सारी रणनीति जो है वो
अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाई जा रही, मगर कई जगह पर आम आदमी पार्टी का विरोध भी देखने को मिला, कई बार नाराजगी भी देखने को मिली, मगर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को अभी भी मजबूत स्तंभ के तौर पर देखती हुई नजर आ रही है। जी राजीव, वहीं बात अगर आम आदमी पार्टी की कर लें, जब हिमाचल में चुनाव थे तब आम आदमी पार्टी इतनी सक्रिय हिमाचल में नजर नहीं आई थी, क्योंकि उसका पूरा फोकस कहीं ना कहीं गुजरात पर था, क्योंकि गुजरात में विधानसभा की 182 सीट्स हैं, तो पूरा फोकस कहीं ना कहीं गुजरात में था। और आम आदमी पार्टी द्वारा ये कहा गया था कि वहां पर ज्यादा सीट है इसलिए हमारा फोकस वहां पर। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, इनका गुजरात से ज्यादा फोकस एमसीडी चुनाव पर। ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दोनों की बात करें यानी भाजपा की और आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने बेशक हिमाचल के अंदर भी चुनाव लड़ा, मगर वहां पर भी कहीं ना कहीं इतनी मजबूत तरीके से नहीं लड़े। मगर गुजरात की बात करें तो गुजरात भाजपा का गढ़ माना जाता है और गुजरात ही कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मेन कड़ी के तौर पर काम करता है। मगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे गुजरात में पहुंचकर भाजपा को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करी और सीधे सीधे टक्कर जो मुकाबला था वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में देखने को मिला। वही चीज अब निगम के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी जैसे एमसीडी के चुनाव है तो 15 साल तक भाजपा का गढ़ रहा है, यानी कि उससे पहले जो था वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था निगम के अंदर, मगर अब कहीं ना कहीं भाजपा का गढ़ माना जाता है। और भाजपा यही चाहती है कि 3 बार अगर यानी 15 साल तक निगम के अंदर भाजपा रही है तो चौथी बार भी वो ही आ पाए। मगर यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी भी मुद्दे लेकर जरूर आ रही है, जनता की परेशानियां लेके आ रही है, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारियों की जो सब परेशानियां उनको पक्का कराने की लेकर, और यहाँ तक कि उनको सैलरी न समय पर नहीं मिलने को लेकर, यहाँ तक कि उनके पेंशन नहीं मिलती थी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने उन्हीं मुद्दों को पकड़ा है जो भाजपा की कमजोरी है। यानी सीधे सीधे कहे भाजपा ने कहीं ना कहीं निगम कर्मचारियों को नाराज रखा तो वो उसका बेनिफिट जो है वो आम आदमी पार्टी को उठाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा यहाँ पर जो निगम कर्मचारियों की सैलरी नहीं मिलती थी उसी को लेकर कई बार राजनीति भी देखने को मिली और आम आदमी पार्टी जो है उसी मुद्दे को पकड़कर कहीं ना कहीं चलती हुई नजर आ रही है। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो अपने आप को जनता के बीच में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा यहाँ पर टक्कर जो है सीधे सीधे भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ही देखने को मिल रही है। जी राजीव, अब सवाल ये उठता है, जिस तरीके से तमाम तरह के आरोप जो हैं बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो बीजेपी है वो डबल इंजन की सरकार है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, तो कहीं ना कहीं क्या कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी से इस बार बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार जो है बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के मंत्री की वीडियो जो है जारी कर दिए जाते हैं, तो ऐसे में क्या बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को बीजेपी अपने लिए समझ रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भाजपा के जो तमाम जो निगम के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनके अंदर कुछ कमियां थी और उन कमियों को ही ढूंढकर आम आदमी पार्टी ने अपने मुद्दे बना दिए। यानी कूड़े का ढेर का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने ग्रहण कर लिया, क्योंकि भाजपा जब निगम के अंदर 15 साल तक रही है तो उन्होंने कार्य क्यों नहीं करा, उसका बेनिफिट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। दूसरा यहाँ पर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारियों को सैलरी समय पर नहीं मिली, उनको पक्का नहीं किया गया और उनके लिए लगातार भाजपा के द्वारा निगम के अंदर ये वादे किए गए कि हम 6 महीने में उनको पक्का कर देंगे, या फिर इतने साल जो पुराने वाले कैसे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जा रहा है। इस तरीके की तमाम कोशिशें भाजपा की तरफ से जरूर की गई थी, वो कोशिशें कामयाब होती हुई नजर नहीं आई, जिसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मगर अब आप बात करें टक्कर की, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की और भाजपा की टक्कर है। यहाँ पर बात करें भाजपा की, तो भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर जो कड़ी है उनको पता लग चुका है कि उनकी कमजोर कड़ी कौन सी है और उसका फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मगर भाजपा उस कड़ी का फायदा उठाने की जगह पर कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है कि जनता जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ ना जाए, भाजपा से ही जुड़ी रहे। और भाजपा ने निगम के अंदर 15 साल तक काम किया है और इस तरीके के तमाम वादे जरूर किए हैं, मगर आखिरी फैसले की बात करें तो आखिरी फैसला बिल्कुल जनता के हाथ में और जनता ही इसको स्पष्ट करेगी कि आम आदमी पार्टी आएगी या फिर निगम के अंदर या फिर भाजपा आएगी। मगर यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी की तरफ से वादा किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि 230 से ज्यादा सीटें जो है निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की आएगी। अगर इससे कम आती है तो कहीं ना कहीं जो उनकी कमजोरियां है उसका कहीं ना कहीं भाजपा ने फायदा उठाया और भाजपा की जो कमजोरियां है वो आम आदमी पार्टी ने फायदा उठाया। मगर जनता यहां पर समझ चुकी है कि जनता के लिए जो भी आएगा वो पहले अपने बारे में सोचेगा, ना कि जनता के बारे में। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ भामाशाह पार्क में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जोरों से
के साथ जो है तैयारियां चल रही हैं। बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ आने से पहले मुजफ्फरनगर के खतौली में रैली करेंगे। मेरठ में रैली स्थल पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 3:35 पर मेरठ से रवाना हो जाएंगे। मेरठ के बाद सीएम शाम 6 बजे गीडा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ जाने वाले हैं और उनके तमाम कार्यक्रम इस दौरान रहने वाले हैं। 517 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी आज करने वाले हैं और एक चुनावी जनसभा को भी वो संबोधित करने वाले हैं। मुजफ्फरनगर में खतौली में वो एक रैली करने वाले हैं और वहाँ पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। काफ़ी अहम उनका ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और खतौली में उनकी इस तरीके की रैली होना एक बड़ा संकेत दे रही है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सीएम योगी भामाशाह पार्क में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जोरों के साथ तैयारियां चल रही हैं। बताया गया है कि सीएम योगी मेरठ आने से पहले मुजफ्फरनगर के खतौली में रैली करेंगे और मेरठ में रैली स्थल पर 20,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं प्रबुद्धजन सम्मेलन को भी संबोधित करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ 3:35 पर मेरठ से रवाना हो जाएंगे। मेरठ के बाद सीएम शाम 6 बजे गीडा के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो तमाम तरीके के कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ के रहने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ न केवल प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं बल्कि आपको बता दें कि गुजरात पर भी उनका पूरा फोकस है। लगातार उन्हें गुजरात में स्टार प्रचारक बनाया गया है, तो लगातार गुजरात दौरे भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर के दौरे में काफ़ी समय से हैं, प्रदेश भर के दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव और जिस तरीके से उपचुनाव होने हैं जहां पर बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर जो है देखने को मिल रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं जो है ये दौरे काफ़ी अहम सीएम योगी आदित्यनाथ के माने जा रहे हैं। बड़ा फायदा ये बीजेपी को पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्त कानून को लेकर एक बहुत अच्छी छवि रही है जिससे वो काफ़ी लोकप्रिय सीएम भी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इसी की वजह से बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक के तौर पर गुजरात, हिमाचल जैसे प्रदेशों में भी स्टार प्रचारक के तौर पर भेजा और लगातार उनकी जनसभाएं उन दोनों राज्यों में हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रदेश भर में भी पूरा फोकस सीएम योगी आदित्यनाथ का रहा है। दोपहर आपको बता दें मेरठ पुलिस लाइन पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भामाशाह पार्क में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 517 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जोरों के साथ तैयारियां की जा रही हैं। बताया गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ आने से पहले मुजफ्फरनगर के खतौली में रैली करेंगे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस जगह के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कहीं न कहीं 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि आज सीएम मुजफ्फरनगर, मेरठ और गोरखपुर के दौरे पर जाएंगे और लगभग 12:30 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने का काम करेंगे। और नवीन मंडी परिसर जो खतौली मुजफ्फरनगर है, वहां पर कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करने का काम करेंगे। उसके बाद प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है, प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करने का काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और लगभग भामाशाह पार्क है पुलिस लाइन मेरठ में, उसमें बाद वो लगभग 6 बजे गीडा का कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल है जो कि गोरखपुर में रखा गया है। और ये 3 जिलों के दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रहेंगे और लगातार वो अन्य जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। और जहां गुजरात चुनाव में उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने का काम किया, तो वहीं अब यूपी में लगातार वापसी के में उपचुनाव है, उपचुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ उसमें सहभागिता करेंगे और जो प्रत्याशी है उनके समर्थन में कहीं ना कहीं वोट मांगने का काम किया जाएगा।
जितिन, वही बात कर ले, जिस तरीके से 3 जिलों के दौरे पर आज वो रहने वाले हैं, तो क्या क्या दौरों को लेकर क्या क्या तैयारी कर ली गई है? क्योंकि आज खतौली में भी वो जनसभा को संबोधित करने वाले, रैली का आयोजन वहां पर होने वाला है, तो एक बार तैयारियां भी, क्या क्या तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, तैयारियों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया है और मुखिया होने के नाते प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी है। और ये कहा जा सकता है कि बड़ी जनसभा रखी गई है जिसमें वो लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। जो प्रत्याशी है मुजफ्फरनगर खतौली में, उनके समर्थन में कहीं ना कहीं वो वोट मांगने का काम करेंगे। और ये कहा जा सकता है प्रमुख सम्मेलन लगातार प्रमुख सम्मेलन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता है वो दिग्गज नेता कहीं ना कहीं संबोधित करने का काम कर रहे हैं। और सीएम भी लगातार जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। प्रमुख सम्मेलन में लोगों को संबोधित करने का काम किया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि 2024 की बात की जाए, निकाय चुनाव की बात की जाए, और जहां भी वो जाते हैं तो निकाय चुनाव की बात की जाए लखनऊ में, और लखनऊ में भी नेता कई कार्यक्रम में, चाहे डिप्टी सीएम देश पाठक हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, या कोई भी बड़ा लखनऊ में कार्यक्रम होता है तो वो निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करते जरूर नजर आते हैं। और ये कहा जा सकता है कि 2024 को देखते हुए प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के साथ साथ 2024 को लेकर भी तैयारियां लगभग तेज कर दी है। आज के पूरे कार्यक्रम में अगर देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो निकल के आया है वो है खतौली में जनसभा को संबोधित करना, यानी चुनावी जनसभा को आज जो संबोधित करने वाले हैं। तो ऐसे में कितने लोगों के पहुंचने की संभावना यहाँ पर है और क्या व्यवस्थाएं उनके बैठने के लिए वहां पर की गई हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ वहां पर अहम कर सकते हैं? एक बार पूरी जानकारी। देखिए, अहम उसमें जरूर कहा जाए कि चुनावी जनसभा है और जाहिर सी बात है कि उसको देखते हुए पूरी जनसभा में जन समर्थन जरूर टूटता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ भी जाते हैं और बड़े नेताओं में इनकी गिनती में शुमार किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गिनती को देखते हुए बात की जाए तो बड़े नेताओं के चलते और फायर ब्रांड नेताओं में गिनती सीएम योगी आदित्यनाथ की होती है, तो उनकी चुनावी जनसभा में जन समर्थन जरूर टूटता है और कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो काफी बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है और चुनावी जनसभा है और जो स्थानीय नेता है उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दी जाती है कि जन समर्थन लोगों से जुड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोगों को भारी भीड़ कहीं ना कहीं नजर आती है और प्रशासन इस क्रम में पूरी तैयारी कर चुका है। वही जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, अभी तक लगातार देखा गया कि प्रदेश भर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, लेकिन ऐसी कोई चुनावी जनसभा को उन्होंने संबोधित नहीं किया, केवल प्रदेश भर के जो है दौरों पर वो रहे। लेकिन अचानक से शिवपाल यादव का अपने परिवार को तवज्जो देना और उसके बाद बीजेपी का एकदम से एक्शन लेना, उनकी सुरक्षा घटा देना, जांच को हरी झंडी दे देना, क्या बीजेपी घबरा गई है इन सब चीजों से? देखिए, चुनावी माहौल है और जाहिर सी बात है मैनपुरी सीट को लेकर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों में ही घबराहट है। और जहां मुलायम सिंह यादव की सीट की बचाने की बात की जाए तो मुलायम सिंह यादव की सीट को बचाने के लिए लगातार पूरा समाजवादी परिवार लगा हुआ है और कहीं न कहीं उनकी बहू डिम्पल यादव वहां की खड़ी है, क्योंकि मैनपुरी सीट काफी अहम रखी है और ये कहा जा सकता है कि गढ़ भी समाजवादी पार्टी का माना जाता है और कहीं न कहीं इस क्रम में जीतना उनके लिए चैलेंजिंग जरूर है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से रघुराज साकी को वहां मैनपुरी से खड़ा किया गया, वो भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन ये जो कहा जा सकता है कि दोनों के लिए ही ये वर्चस्व की सीट कही जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार पुरजोर कोशिश कर रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सीट खाली हुई थी और वहां भी पुरजोर की बड़े नेताओं की टीम लगाई गई है मैनपुरी में। तो मुजफ्फरनगर में भी क्योंकि काफी अहम सीट मानी जा रही है मुजफ्फरनगर की, और मुजफ्फरनगर सीट को भी देखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो सीटें उपचुनाव में जो इस तीनों पर उपचुनाव हो रहा है, चाहे रामपुर की बात की जाए, मुजफ्फरनगर की बात की जाए, चाहे मैनपुरी की बात की जाए, तो ये कांटे की सीटें नजर आ रही हैं। और मुजफ्फरनगर में लगातार क्या देखने को मिला है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीट रही है और कहीं ना कहीं इन किलों को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक टेस्ट जरूर कहा जा सकता है 2024 का, और 2024 के टेस्ट को पास करना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है और कोशिश कर रहे हैं कि बड़े नेताओं को टीम लगाकर कि वो इन सीटों पर विजय प्राप्त कर सके। चलिए जितेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हिमाचल स्वास्थ्य विभाग एक नई योजना पर काम कर रहा है। विभाग प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमारियों का सर्वे कराएगा। आपको बता दें कि बीमारियों के हिसाब से ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। जिस क्षेत्र में जिस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज पाए जाएंगे, वहां के CHC में संबंधित बीमारियों के डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से स्थिति साफ हो जाएगी कि किस क्षेत्र में किस विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अपनी इस योजना को सिरे चढ़ाएगा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पतालों से जोड़ा जाएगा। गंभीर केस होने की स्थिति में मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ चिकित्सक की भी राय ली जाएगी और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आधारभूत ढांचे से विकसित होंगे। इनमें मरीजों के टेस्ट, मरीजों को भर्ती करने के लिए बेड की व्यवस्था, विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ पैरामेडिकल स्टाफ तैनात होगा। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, जिस तरीके से बात कर लें, NHM हिमाचल में जो है बीमारियों का सर्वे अब करवाने जा रहा है, एक अच्छी पहल जो है शुरू की जा रही है, एक बार पूरी जानकारी। बड़े अस्पताल जितने भी हिमाचल के हैं वहाँ पे जो मरीजों का भार कम करने के लिए एक तरह का सर्वे करवा रहा है। हिमाचल में अलग अलग जिलों में ये सर्वे होगा, कौन सी जिले में किस तरह की बीमारियां हैं, उसके आधार पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सुविधाएं विकसित करने की बात कही गई है। ऐसे में आप देखें, IGMC हिमाचल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पे एक दिन की OPD 3000 पहुंचती है। तो ऐसे में जो सबसे बड़े हॉस्पिटल है, क्योंकि छोटी छोटी जो बीमारियां होती है गांव के लोगों को, उनके लिए भी शहर का रुख करना पड़ता है। तो ऐसे में NHM ने सर्वे करवाने का फैसला किया है और जिस जिले में, जिस जगह पे जिस तरह की बीमारियां ज्यादा होंगी, जिस तरह के मरीज ज्यादा पाए जाएंगे, वहाँ पे उस तरह के विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे सुविधाओं को विकसित किया जाएगा। जी टीना जी, वहीं बात अगर स्वास्थ्य विभाग की कर लें तो इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या जानकारी दी गई है? जी, स्वास्थ्य विभाग क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और उसके साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पहले जो सर्वे करवाएगा उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग को एक फाइल भेजी जाएगी। उसमें बताया जाएगा कि कौन से जिले में किस तरह के मरीज हैं, कहाँ पे किस विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती करनी है। क्योंकि अधिकतर मामलों में देखा गया है कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं और जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी एक बड़ी कमी जो दुर्गम इलाके वहाँ देखी जाती है और ऐसे में बच्चों को लेके और महिलाओं को लेके लोगों को सीधा शिमला का और बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। और यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर NHM ये सर्वे करवाने जा रहा है और इसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ पे किस तरह के जो मरीज हैं उनको किस तरह की सुविधाओं की दरकार है। क्योंकि अभी तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है सिर्फ जो छोटी बीमारियां हैं, आपका सर्दी, खांसी, जुकाम, इस तरह की दवाइयां मिलती हैं। तो ऐसे में जो आम आदमी है उसको जो छोटी छोटी बीमारियां भी हैं उसके लिए भी शहर का रुख करना पड़ता है। तो एक तरह का खर्चा भी उनका होता है और दूसरा परेशानियां भी होती हैं। तो इसको कम करने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग है हिमाचल का, वो NHM के साथ मिलकर ये जो सर्वे है वो कराएगा और उसमें देखा जाएगा कि किस तरह के जो यहाँ पे किस तरह की बीमारियां जो निकल कर आएंगी, किस तरह की जो बड़े हॉस्पिटल्स में जो OPDs है उसका दबाव किस तरह से कम किया जाए। जी जी, वही बात कर ले, NHM जिस तरीके से ये सर्वे करवा रहा है, तो ऐसे में जब ये सर्वे पूरा हो जाएगा उसके बाद हॉस्पिटल्स में क्या व्यवस्था रहेगी? जी देखिए, अभी क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं अभी क्योंकि हिमाचल में डॉक्टर्स की भी काफी कमी देखी गई है, लेकिन अभी बोला यही जा रहा है कि जो बड़े हॉस्पिटल है उनका दबाव कम हो जाएगा। वहाँ पे जो गंभीर रोगी है उनको प्राथमिकता मिलेगी, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों से भी लोग OPD भरी पड़ी रहती है। तो ऐसे में जो गंभीर बीमारी के मरीज हैं उनको कहीं ना कहीं प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। डॉक्टर्स को सभी को इक्वल देखना पड़ता है और बड़ा दबाव डॉक्टर्स पे रहता है। तो वो ये जो सर्वे होगा इसके बाद डॉक्टर्स पे दबाव कम होगा, हॉस्पिटल्स पे जो बड़े हॉस्पिटल उन पर दबाव कम होगा और हिमाचल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने मजबूत काफी हो जाएंगी इसके बाद। क्योंकि जो गांव है, जो दुर्गम इलाके हैं, वहाँ पे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें जो है सुविधाएं मिलने लगेगी। चाहे आपकी ब्लड टेस्ट की सुविधाएं हैं या बेड की व्यवस्था की सुविधाएं हैं, दाखिल होने की सुविधा है, इस तरह की जो सुविधाएं हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जब मिलने लगेगी और वहाँ पे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बैठेंगे तो आप सीधे जो बड़े हॉस्पिटल है उन पर दबाव कम होगा और वहाँ पे जो है गंभीर रोगियों को प्राथमिकता मिल पाएगी। जी
टीना जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि हिमाचल में डॉक्टर्स की कमी है, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र है तो डॉक्टर्स बहुत कम प्रेफर करते हैं इस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जाना या वहां पर अपना ट्रांसफर लेना, तो इसमें डॉक्टर्स की कमी है और एक तरफ कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। तो अगर डॉक्टर्स की कमी है तो किस तरीके से डॉक्टर की तैनाती में क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं फिर? जी देखिए, पहले भी देखा गया है कि जितने भी सरकारें रही सभी की प्राथमिकता में रहा कि जो दुर्गम इलाके हैं, दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को भेजा जाए। लेकिन देखने में यही आता है कि जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, या तो वो इस्तीफा देके कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं या वो जाते ही नहीं है। तो ऐसे में जो हिमाचल सरकार, इन्होंने टाइम टाइम पर सैलरीज बढ़ाई हैं, अलग अलग जो पोस्ट है वो दिए हैं डॉक्टर्स को। तो अभी भी यही है कि जो NHM है वो जो डॉक्टर्स को जो अलग अलग सुविधाएं हैं वो देकर, अलग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं दे रहे हैं उनको अलग से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है हिमाचल सरकार और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। तो ऐसे में डॉक्टर्स की तैनाती एक जरूर हिमाचल में एक मुश्किल भरा एक कार्य रहता है। लेकिन जो NHM है, जब ये सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद जो डॉक्टर्स हैं उनका भार कम करने के लिए, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े डॉक्टर्स पे सीधा भार पड़ जाता है, तो उसके लिए जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं या छोटे लेवल पे जितने डॉक्टर्स हैं उनको दुर्गम इलाकों में भेजा जाएगा इलाज के लिए और उनकी तैनाती की जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात यही होगी कि डॉक्टर्स कितना इसमें सहयोग करते हैं। जी टीना जी, सर्वे के बाद जब डॉक्टरों की तैनाती हो जाएगी और सर्वे से पहले यानी कि अभी की स्थिति में अगर देखा जाए तो लोगों में क्या क्या जो है परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही है, और जब सर्वे पूरा हो जाएगा, जब डॉक्टरों की तैनाती हो जाएगी तो क्या क्या सुविधाएं मरीजों को मिल जाएंगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा हॉस्पिटल IGMC है और वहाँ पे पर डे की OPD की बात करें 3000 की करीब रहती है। तो ऐसे में जो डॉक्टर्स हैं, जो उपचाराधीन मरीज हैं या गंभीर रोगी है, उन पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनको बाकी मरीजों को भी देखना पड़ता है, वो चाहे तो सर्दी खांसी के मरीज पहुंचे या छोटी बीमारियों को लेकर। तो ऐसे में उनका समय और जो ध्यान है वो बढ़ जाता है। तो अभी भी अब बड़े डॉक्टर्स की, हम बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, सभी पे दबाव है, सभी में OPDs बहुत ज्यादा है। और अगर ये सर्वे हो जाता है तो उसके बाद जिला वाइज है, जिलों के हॉस्पिटल्स में भी ये दबाव कम करने के लिए जो आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है या आपके घरों के आसपास जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे जो सुविधाएं मिलेंगी, उसके बाद निश्चित तौर पे जो बड़े हॉस्पिटल्स है उनका दबाव कम होगा, बड़े डॉक्टर्स का दबाव कम होगा, जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनमें बहुत ज्यादा सुधार होगा। और लोगों को भी आप देखेंगे कि लोग बेचारे जो छोटी छोटी बीमारियां उसको लेके आप शहरों का रुख करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है अपने बच्चों या अपने घर वालों को लेके, तो ऐसे में उनका दबाव भी कम होगा। घर के पास ही आपको जो विशेषज्ञ सुविधाएं हैं वो मिलेंगी। तो ऐसे में हिमाचल में जरूर ये आधारभूत सुविधाएं जो स्वास्थ्य की वो मजबूत होंगी और लोगों को घर द्वार पर जो है सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर मुंबई से है, जहां राज्य की विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अब्बास दानवे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले देवेंद्र जी ने कहा था कि बिजली बिल नहीं काटा जाएगा, लेकिन लगातार बिजली कट रही है। पोपट जाधव नाम के किसान ने बिजली कटौती को लेकर आत्महत्या कर ली, जो काफी दुखद है। साथ ही उन्होंने कहा कि खसरे का खतरा लगातार बढ़ रहा है और जो आरोग्य मंत्री बेफिक्र हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। छोटे बच्चों की जान जा रही है। जिस तरह से पिछली सरकार में राजेश टोपे लोगों के बीच काम कर रही थी, और लेकिन इस सरकार ने आरोग्य मंत्री बेफिक्र नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कश्मीर फाइल्स का भी मुद्दा उठाया। जो किसानों को बिजली की जरूरत फसल के लिए चाहिए, अभी थोड़ी बहुत फसल बची है, कुछ नई फसल आने वाली है, ये दोनों के लिए बिजली की जरूरत है। पहले ही बहुत सारा नुकसान किसानों का हुआ है और अभी बिजली की मांग बढ़ी है। सरकार किसानों को ये बिजली का कनेक्शन कट करने के लिए सरकार ने नोटिस भेजे। ऊर्जा मंत्री जो है देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने कहा था कि हम सिर्फ चालू बिल लेंगे, बाकी बिल नहीं भरा तो भी चलेगा। वैसे तो चालू बिल भरना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये सिर्फ ऊर्जा मंत्री की घोषणा रही है। गाँव में फीडर से लाइट काटी जा रही है, डीपी बंद किए जा रहे हैं। और एक किसान जो है पोपट जाधव नगर से आते हो, उन्होंने कल आत्महत्या की है, सिर्फ बिजली की वजह से की है।
और इस प्रकार सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार घोषणाबाजी में रही है। कोई सरकार के लोग गुजरात में प्रचार को घूम रहे हैं तो कोई लोग गुवाहाटी जा रहे हैं। जब उनकी इस पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया है कश्मीर फाइल्स ने, सच को जैसा है वैसा ही दिखाकर, तो उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, पेट में मरोड़ उठ रहे हैं और वो गाहे बगाहे अपने मुंह से अपनी इस तकलीफ को जाहिर करते रहे। जो सच भयावह है और जो सच बद्धा है और जो सच जितना नंगा है, उसे अगर आप देख नहीं पाते तो आंखें मींच लीजिए, मुंह सी लीजिए, उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, क्योंकि हम इस सच के भुक्तभोगी हैं। हमने और हमारी बेटियों और बहनों ने इस सच को झेला है। हमारी पीढ़ियां आज भी इस सच से। तो इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, नेता अब्बादास दानवे ने कल मीडिया से बात की है, इस दौरान कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल निशा जी, देखिए, महाराष्ट्र के विधानसभा विरोधी पक्ष नेता अब्बादास दानवे ने मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान महाराष्ट्र की सियासी हलचल और महाराष्ट्र में हो रहे तमाम घटनाओं पर उन्होंने चर्चा की। खास बात यह है कि किसानों को बिल को लेकर जिस तरह से वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ये कह रही है कि किसान बिल माफ किया गया है, लेकिन उसके बावजूद किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि आज भी किसानों का बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है, आज भी किसानों का बिल माफ नहीं किया गया है। कई ऐसे किसान हैं जिनको फॉर्म तक नहीं दिया गया है। इस तरह की बातें अब्बादास दानवे ने कहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दिया और कहा है कि बिजली माफी को लेकर लगातार सरकार कटिबद्ध है और बिजली कटौती नहीं की जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब्बादास दानवे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में लगातार बिजली कटौती की जा रही है, किसानों के बिल काटे जाए। जी सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, इसके अलावा कश्मीर फाइल्स का मुद्दा भी उन्होंने उठाया है। जिस तरीके से एक बार फिर इस पर विवाद छिड़ गया है, कश्मीर फाइल्स को लेकर, द कश्मीर फाइल्स को लेकर विवाद छिड़ गया है, तो इस पर भी अब्बादास दानवे ने अपनी बात रखी। एक बार ऐसे कभी पूरी जानकारी। बिल्कुल अनिता जी, देखिए, कश्मीर की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। हालांकि अब्बादास दानवे ने जिस तरह से बताया कि आज भी कश्मीर में लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज भी कश्मीर में लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आज भी कश्मीर की स्थिति इतनी दयनीय है कि लोगों को मजबूरन वहां से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। तो तमाम चीजें हैं जो कश्मीर फाइल्स को लेकर है। इस मामले में अनुपम खेर ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किस तरह से कश्मीर की स्थिति है उस पर नजर उठा के देखने की जरूरत है। कश्मीर में जिस तरह से हालात है उस पर अगर लोगों का ध्यान नहीं जाता है तो ये सोचने वाली बात है। उन्होंने जो फिल्म बनाई थी उस फिल्म के जरिए लोगों को हकीकत से रूबरू कराने का उनका मकसद था, लेकिन आज भी लोगों की आंखें खुली नहीं है। इस तरह का आरोप जो है अब्बादास दानवे ने लगाया है। सत्यप्रकाश, वहीं बात कर ली जाए, अब्बादास दानवे ने राज ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने एक आंदोलन किया था लाउडस्पीकर को लेकर, लेकिन उन्होंने कहा ये महज केवल ये आंदोलन एक दिखावा था, क्योंकि आज भी मस्जिदों में लाउडस्पीकर बज रहे हैं। ये आंदोलन सिर्फ 2-4 दिन करके केवल दिखावा किया गया। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से मनसे प्रमुख राज साहब ठाकरे ने ये कहा था कि जहां भी लाउडस्पीकर बजेगा वहां मनसे कार्यकर्ता जाएंगे और लाउडस्पीकर को बंद करवाने के लिए मुंबई पुलिस को आह्वान करेंगे। अगर मुंबई पुलिस लाउडस्पीकर नहीं बंद करती है तो मस्जिद के बाहर जोर आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। लेकिन इस बयान को लेकर अब्बादास दानवे ने सीधे तौर पर कहा कि राज ठाकरे इस तरह की बयानबाजी सिर्फ चुनाव के दौरान करते हैं और यह सब बकवास है, क्योंकि 2-4 जगह आंदोलन उन्होंने करने की बात कही है और उनके कुछ लोगों ने आंदोलन भी किया। लेकिन क्या महाराष्ट्र में मनसे की सत्ता, मनसे की पावर सिर्फ 2-4 जगह ही है, बाकी जगहों पर क्यों नहीं किया गया? तो यह सब दिखावा है और राज ठाकरे इस तरह का दिखावा चुनाव आने पर करते रहते हैं, तो उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।
वही सत्यप्रकाश, अगर बात कर ली जाए खसरे को लेकर, बात कर ली जाए, इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी, क्योंकि खसरे की खबरें कुछ समय पहले भी आ रही थी जहां पर बच्चों की मौतों का आंकड़ा भी सामने आ रहा था। तो उनका कहना है कि लगातार खसरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बच्चों की मौत जो है होती जा रही है। एक बार इसे लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, अंबादास दानवे ने ये कहा है कि जब महाविकास अघाड़ी सरकार थी और टोपे साहब जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, उस दौरान वह लगातार आम जनता से जुड़ते थे और आम जनता की समस्याओं पर काम करते थे। खासकर कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने तमाम तरह की योजनाएं निकाली, तमाम तरह की जो है सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई, लेकिन वर्तमान सरकार में जो स्वास्थ्य मंत्री है वो गायब है, उन्हें आम जनता से कुछ लेना देना नहीं है। अब ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार खतरा बढ़ रहा है, खतरे का खतरा बढ़ रहा है, कई बच्चों की मौत हुई है, दर्जनों बच्चों की मौत हुई है खतरे से, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री है कि उन्हें यह पता नहीं है कि क्या हो रहा है। न तो अब तक खतरे को लेकर कोई योजना बनाई गई, नहीं तो खतरों को रोकने के लिए कोई उपाय बताया गया है। तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री साहब गायब है, लेकिन जिस तरह से हालात महाराष्ट्र के बिगड़ रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की वर्तमान सरकार इसकी पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार है। सत्यप्रकाश, एक तरफ खसरे का खतरा बढ़ रहा है और बच्चों की मौत हो रही है, तो फिर स्वास्थ्य विभाग, महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? देखिए, महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग सरकार बचाने में लगा हुआ है, सरकार के विस्तार में लगा हुआ है, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के विधायकों के साथ जो है एक बार फिर गुवाहाटी पहुंचे थे। गुवाहाटी के बाद वह मुंबई लौटे, मुंबई के बाद वह शिरडी गए थे। तो इस तरह के भगवान जो है कहीं कहीं देवी देवताओं का दर्शन करने में जुटी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा, अब तक मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद कुछ पता नहीं है, कोई बयान नहीं आया, न तो इस पर कोई चर्चा है। हालांकि खसरा को लोग आम बीमारी समझते हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार खतरा बढ़ रहा है और खतरे से बच्चों की मौत हो रही है, उससे जो है कहीं कहीं परिजनों की जो है चिंता बढ़ती जा रही है। वही बात अगर कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर कर लें, तो इस मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। बिल्कुल, कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र की सरकार ये कहती है कि वह जो है सीमा पर जाएंगे, कुछ अधिकारी जाएंगे, कुछ मंत्रिमंडल जाएंगे, लेकिन अंबादास दानवे का सीधा आरोप है कि मंत्रिमंडल के जाने से कुछ होने वाला नहीं है। इस केंद्रीय राजनीति चलाई जा रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही, कोई रुख नहीं किया जा रहा है। ऐसे में सीमा विस्तार की अगर बात करें तो लगातार जो है कर्नाटक हमारी तरफ जो है बढ़ते आ रहा है। तो इस पे जो है कहीं कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर को इस पूरे मामले में पहल करनी चाहिए। चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जम्मू प्रदेश सरकार द्वारा महबूबा मुफ्ती सहित अन्य विधायकों से सरकारी आवास सुविधा खाली करवाने का मुद्दा अब राजनीतिक रंग लेना शुरू हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री योगेश साहनी ने कहा कि भाजपा सरकार को किसी एक को लक्षित करने के बजाय सभी पूर्व मंत्रियों और विधायकों से सरकारी आवास खाली करवाने चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। उन्होंने कहा कि भाजपा को हाई प्रोफाइल व्यक्तियों को निशाना बनाकर अपनी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ अपनी शक्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योगेश साहनी ने कहा कि भाजपा सरकार को सभी एक समान नजर से देखते हुए किसी भी राजनीतिक पार्टी के संबंधित पूर्व मंत्रियों व पूर्व विधायकों को उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान किए गए सरकारी आवास खाली करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देना चाहिए। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से इस वक्त रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सरकारी आवासीय जो सुविधा है उसे खाली कराने का मुद्दा अब जो है राजनीतिक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। देखिए निशा, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार एनडीए सरकार उन नेताओं को नोटिस जारी कर रही है जिनके पास सरकारी आवास पड़े हुए हैं, उनको नोटिस दिया गया है। हालांकि महबूबा मुफ्ती को भी नोटिस गया था और लास्ट में कहा गया कि आपके पास कुछ ही समय शेष बचा है, तो उन्होंने अपना सरकारी आवास जो है 2005 से वो गुपकार स्थित आवास में रह रही थी, उन्होंने वो अपना खाली कर दिया। लेकिन इस पर अब इसने अब राजनीतिक रंग लेना जो है
वो शुरू कर दिया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता है योगेश सानी और मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा है कि अगर सरकार बाकी के नेताओं के जो आप सरकारी आवास खाली करवा रहे हैं, तो जो भाजपा नेताओं के पास हाई प्रोफाइल जो नेता हैं उनके पास जो सरकारी आवास है उनको कब खाली करवाया जाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से कहा जाए, अभी भी भाजपा के कई नेता, जब पीडीपी और भाजपा की सरकार थी तो उस समय कहा जाए तो जितने भी विधायक हैं रहे हैं भाजपा के, उनके सभी के पास सरकारी आवास है, चाहे उसमें भाजपा के पूर्व गुप्ता जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं उनके पास भी सरकारी आवास है, और कई ऐसे नेता जो हैं भाजपा के जो सरकारी आवास में रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कहीं न कहीं योगेश सानी ने निशाना साधा और कहा है कि उन विधायकों को भी चिन्हित करके उनके सरकारी आवास को भी जल्द से जल्द खाली करवा लेना चाहिए। जी प्रवीण, वही बात कर लें, सरकारी आवास खाली कराने का मुद्दा जो है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके निशाने पर आ गई है। बिल्कुल, देखिए निशाने पर आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस प्रकार से सभी नेताओं को, जैसे मैंने पहले कहा कि महबूबा मुफ्ती को नोटिस जारी किया गया, अन्य 6 मंत्री जो हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है कि आप सरकारी आवास जो है वो खाली कर दें। हालांकि कहा जाए तो महबूबा मुफ्ती को कहीं न कहीं सुरक्षा के मद्देनजर गुपकार रोड पर जो है वो घर दिया गया था 2005 में, लेकिन अब जिस प्रकार से ना सरकार है, पिछले जब से धारा 370 को हटाया है 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद राज्य का दर्जा हटाकर दिया गया, तो अब उन मंत्रियों और उन नेताओं के सरकारी आवास जो है वो खाली करवाए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के मंत्रियों को अभी तक कोई नोटिस जो है, या मंत्री के जो मंत्री हैं या नेता है उनको कोई भी नोटिस नहीं गया है। तो ऐसे में जो विपक्षी नेता हैं उनके निशाने पर भाजपा के नेता को आना स्वाभाविक है, और अब निशाने पर रहेंगे। इसी वजह से कहा जाए जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है योगेश सानी, उन्होंने भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। कहीं न कहीं अब राजनीतिक रंग जो है वो अब कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर वो आना सामने शुरू हो चुका है। जी चलिए रविंद्र, लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटा सा ब्रेक का। लगातार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और हमारे जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लगातार हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, जिस तरीके से बात कर लें, लगातार जिस तरीके से विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आने वाले हैं, ऐसे में अब कुछ ना कुछ मुद्दा जो है जम्मू कश्मीर की राजनीति में गरमाता जा रहा है। जिस तरीके से अब सरकारी आवास का मुद्दा जो है गूंज उठा है, तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, तो बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन सामने आया है? देखिए, अभी बीजेपी की तरफ से कहा जाए कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। अलबत्ता कहा जाए तो सरकारी आवास को लेकर जिस प्रकार से एक राजनीतिक रंग देना शुरू कर दिया है विपक्षी पार्टियों ने, तो ये मुद्दा आगे जाकर बहुत ज्यादा गर्मा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अब फाइनल लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, और पार्टियां लगातार यही कह रही हैं कि जल्द से जल्द चुनाव जो है वो करवाए जाए। अब सिर्फ चुनाव आयोग पर बात निर्भर है कि वो कब तक जो है वो चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाते हैं, क्योंकि सभी लोग जो हैं जम्मू कश्मीर के यही चाहते हैं कि यूटी का दर्जा अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक चुनी हुई सरकार हो, सभी लोगों की बात को आगे रखा जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से अब जो राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो खास करके अब सरकारी आवास को लेकर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है, तो आने वाले समय में ये मुद्दा चुनावों में भी उठ सकता है, क्योंकि
जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास करके कहा जाए कश्मीर केंद्रित पार्टियां हैं या कांग्रेस है, वो लगातार यही कहेगी कि इन्होंने सरकारी सुख लेने के लिए आप बाकी खुद तो सरकारी सुख लिए, लेकिन जितनी भी बाकी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं इन्होंने बेदखल कर दिया। और हालांकि उनको सुरक्षा चलिए का ठीक है रविंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में विधायक निधि में से जीएसटी खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा में सत्ता और विपक्ष के विधायकों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद की है। विधायक निधि से जीएसटी को समाप्त करने के लिए विधायकों ने सीएम धामी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने इस पर जल्द से जल्द निर्णय लेने का आग्रह किया है। विधायकों की सीएम पुष्कर सिंह धामी से विधानसभा में हुई मुलाकात के दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस पर विचार किया जाएगा कि जीएसटी समाप्त की जाए या फिर विधायक निधि को बढ़ाया जाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जनहित में इस पर निर्णय जरूरी है क्योंकि विधायक निधि का एक बड़ा हिस्सा जीएसटी के रूप में कम हो जाता है। अगर ये समाप्त कर दिया जाता है तो इस धनराशि और जनहित के अन्य कार्यों में खर्चा इसे किया जा सकता है। जो 3,75,00,000 रुपये प्रति विधायक को यहाँ मिलती है, उसमें आप जानते हैं कि जीएसटी उस पर लगती है 18%। तो कुछ हमारे माननीय विधायकों का ये कहना था कि 3,75,00,000 में यदि 18% जीएसटी जाएगा तो लगभग 65-70 लाख रुपया जीएसटी में चला जाता है। तो हमारे माननीय विधायकों की मांग ये थी कि ये जीएसटी समाप्त किया जाना चाहिए ताकि 3,75,00,000 रुपये पूरा उपयोग माननीय विधायकगण कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये विषय आया है, बहुत गंभीरता से सरकार इसमें विचार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि उस पहलू पे भी विचार करेंगे, क्या उसे जीएसटी समाप्त कर सकते हैं क्या, या हम विधायक निधि बढ़ा सकते हैं। यानी कि माननीय विधायकगणों का, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय प्रीतम सिंह जी, विपक्ष के तमाम विधायकगण और अन्य हमारे सत्ता पक्ष के विधायकगण इसमें मौजूद थे। उम्मीद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री, चूँकि आप जानते हैं कि बहुत उदार हृदय के हैं और वो सबकी बात सुनते हैं, वो उस आधार पे उस पर निर्णय लेंगे। देखिए, एक तो जो विधायक निधि है वो जीएसटी के दायरे में है और काफ़ी धनराशि जीएसटी के दायरे में होने की वजह से वो खर्च हो जाती है और उसका लाभ स्थानीय जो हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। एक हमने कहा कि विधायक निधि को जीएसटी से दायरे से बाहर रखा जाए और दूसरा विधायक निधि को बढ़ाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है, कोई कांग्रेस के विधायकों की मांग नहीं है, सभी दलीय विधायकों के, भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायकों की भी यही मांग है। जो बसपा के माननीय विधायक हैं उनकी है, जो स्वतंत्र विधायक इंडिपेंडेंट चुन के आए हैं उनकी भी यही मांग है, कांग्रेस की भी यही मांग है। तो हमने आज बढ़ोतरी की बात की है, देखिए आश्वस्त किया है, उम्मीद है कि कुछ बढ़ोतरी होगी और जीएसटी के दायरे से विधायक। अधिक जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी सतीश कोठारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, विधायक निधि को लेकर अगर बात कर ली जाए तो विधायक निधि को बढ़ाने और जीएसटी को इस पर खत्म करने की मांग हो रही है, एक बार पूरी जानकारी। देखिए, जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र में सत्र चल रहा था, उसी दौरान सभी विधायक विपक्ष के भी पक्ष के भी सीएम धामी से मिले। सीएम उनकी ये मांग है कि या तो विधायक निधि बढ़ा दी जाए जिससे कि जनता को पूरा लाभ मिले, और साथ ही या तो जीएसटी के दायरे में जो विधायक निधि आ रही है उसको हटा दिया, जीएसटी हटा दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र में जनता को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। और जो काम रुक रहे हैं, काफी काम रुक रहे हैं, जो कि लगभग 300 करोड़ रुपए की धनराशि आती है विधायकों के पास, लेकिन उसमें जीएसटी लग जाती है, तो इसलिए जीएसटी हटाने की मांग कर रहे हैं लगातार। सतीश, वही बात कर ली जाए, विधायकों ने जीएसटी खत्म करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है, तो इस मुलाकात के बाद क्या समझा जाए, क्या फैसला आ सकता है? क्या विधायक निधि बढ़ाई जा सकती है या जीएसटी इसमें खत्म करी जा सकती है? क्या जो है सामने आ रहा है, क्या ये पूरा मुलाकात के बाद क्या लग रहा है? अभी ये लग रहा है कि जीएसटी हटा दी जाएगी, क्योंकि विधायक निधि तो नहीं बढ़ा दी जाएगी फिलहाल, लेकिन जीएसटी हटा दी जाएगी, जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही है। सतीश, वही बात वित्त मंत्री की कर ली जाए, राज्य वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की कर ली जाए, तो इनका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है?
इनका कहना है कि अभी तो बातचीत चल रही है, तो बात किस तरीके से बात वो निपटती है, विधायक निधि बढ़ाने से निपटती है या जीएसटी हटाने से निपटती है। चलिए सतीश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।